स्वागत है आज फिर से आपका प्रकाश के एक नए टॉपिक में, जिसमें हम मिरर फार्मूला अर्थात दर्पण के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण का सूत्र अर्थात 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार का सेम टू सेम फार्मूला आपको लेंस में भी मिलेगा, लेकिन दर्पण और लेंस के सूत्र में बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे लेंस के लिए माइनस हम कर देंगे और दर्पण के लिए प्लस। ये परावर्तन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परावर्तन टॉपिक का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, और इसके डेरिवेशन को आप अगर पॉइंट टू पॉइंट पूरा देखेंगे तो आपको इसके डेरिवेशन में कोई समस्या नहीं रहेगा। आइए देखते हैं दर्पण सूत्र के निगमन के लिए, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए सूत्र पहला हमारा है। कॉनकेव मिरर के लिए हम फार्मूला पढ़ेंगे, यानी अवतल दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला काम है, एक हमको मिरर चाहिए जो कि कैसा होना चाहिए, अवतल। ध्यान रहे, अवतल दर्पण, अभी ये दर्पण नहीं है जब तक इस पर लेप नहीं लगेगा। बाहरी तल पर अगर हम लेप लगाते हैं तो आंतरिक तल से इसके परावर्तन होगा और इस प्रकार से ये प्राप्त होगा अवतल दर्पण। ये इसका द्वारक हो जाएगा M1 M2। इसके मध्य में इसका ध्रुव होगा जिसको हम P से प्रदर्शित करेंगे, और इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और इस गोले, यानी ये दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को हम इसका वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम C के द्वारा निरूपित करते हैं। और यहाँ पे आपका फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी होगा, यानी जहां से परावर्तित किरणें समांतर आने वाली किरणें जाती हैं। यानी एक परावर्तित किरण, पहले हम वस्तु को डिनोट करते हैं। एक वस्तु है, ये आपका, जब आप पढ़ रहे थे इसमें दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें अवतल दर्पण की जो तीसरी विधि थी कि जब वस्तु दूसरी विधि थी जब वस्तु अनंत व C के बीच में कहीं स्थित हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये वाला इमेज बनाएंगे। यानी एक वस्तु OO' अनंत और C के बीच में है, जिसमें से पहली किरण O' से निकलती है और जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है, और ये इस प्रकार से जाती है, यानी मुख्य फोकस से, क्योंकि आपको पता है समांतर आने वाली किरणें हमेशा मुख्य फोकस से जाती हैं। इस प्रकार से ये किरण परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से जाएगी। ध्यान रहे, इसके फिगर बनाने में गलती ना हो आपका। तो ये दूसरी प्रकाश की किरण है, इसकी वक्रता केंद्र से जाती है, और इसके लिए बताया गया है जो भी किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये आपका A पॉइंट पर और ये B पॉइंट पर इंसिडेंट होती है। अब दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ C और F के बीच में काट रही हैं। यहां से हम मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, ये आपका हो गया लंब, और ये आपका हो गया इमेज, यानी ये आपका हो गया I और I'। ध्यान रहे कि इसमें जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा ही बन रहा है, और ये मुख्य अक्ष पर लंबवत है, और वस्तु को भी हम मुख्य अक्ष पर हमेशा लंबवत रखते हैं। एक छोटा सा इसमें आपको स्ट्रक्चर और करना है कि इसमें जहां पे पहला इंसिडेंट पॉइंट है वहां से मुख्य अक्ष पर हम लंब डाल देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको आगे चलकर ट्रायंगल लेना है, तो जिससे हम जो है फार्मूला प्राप्त कर ले। ये आपका हो गया AN। आइए देखते हैं इसका लैंग्वेज क्या होगा। तो इसमें लैंग्वेज आप लिखेंगे कि माना एक वस्तु OO' कहां पे स्थित है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने अनंत एवं C के मध्य स्थित है। अब बहुत ज्यादा ना लिखकर इसमें
डायरेक्ट प्रतिबिंब पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आप प्रतिबिंब का बनना जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ओ डैश से आती है किरण, एफ से जाती है, सी से आती है और सी से मतलब वापस लौट जाती है। तो जहां काटती है यानी हम यहां लिखेंगे जिसका उल्टा प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त होता है। ये आपका हो गया। अब सभी डिस्टेंस को आपको लिख लेना है। यहाँ पे सारे डिस्टेंस क्या है आप जानते हैं कि जो वस्तु है यानी सारे डिस्टेंस मेजर किए जाने हैं P से, और वस्तु है तो उसको हम वस्तु की दूरी बोलेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। ये आपका वस्तु की दूरी हो गया। अगर प्रतिबिंब हमारा है यानी पहले वक्रता केंद्र लिख लेते हैं, तो यहां वक्रता केंद्र हो जाएगा स्मॉल r, और इसके बाद आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, और फोकस दूरी आपका हो जाएगा स्मॉल f। आते हैं इसमें अगर देखा जाए तो आपको कई सारे ट्रायंगल भी मिल रहे हैं, तो इसमें हम ट्रायंगल लेते हैं। ध्यान में ये लैंग्वेज आप याद कर लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ओ ओ डैश सी, यानी हमारे पास एक त्रिभुज है ओ ओ डैश सी एवं इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज आई आई डैश सी। ध्यान रहे ओ ओ डैश सी आई आई डैश सी, हम दो त्रिभुज ले रहे हैं और इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना है। हम यहां लिखेंगे क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों तरफ बन रहा है 90 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं एंगल ओ डैश ओ सी बराबर होगा एंगल आई डैश आई सी। आई डैश आई सी बराबर कितना 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि जो भी वस्तु कभी भी किसी मुख्य अक्ष पर रखा जाता है वो लंबवत ही रखा जाता है और प्रतिबिंब भी लंबवत ही बनेगा। ये हो गया 90 डिग्री। और दूसरा एंगल आप अगर देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कौन से फार्मूले से? वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ओ सी ओ डैश इक्वल एंगल, इसमें आपका हो जाएगा आई सी आई डैश। ये कैसे इक्वल है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। अब आते हैं अगर किसी भी दो त्रिभुजों में हम तुलना कराते हैं और उनके दो एंगल इक्वल मिलते हैं या दो से अधिक एंगल इक्वल मिलते हैं, तो आप चल के कक्षा 10 में एक टॉपिक पढ़ेंगे गणित में त्रिभुज, और उसमें हम त्रिभुजों की समरूपता जब पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि अगर किसी दो त्रिभुजों के दो कोण इक्वल हैं तो वो त्रिभुज दोनों आपस में क्या होते हैं? समरूप। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ओ ओ डैश सी इज सिमिलर त्रिभुज आई आई डैश सी। यानी अगर दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और गणित के टॉपिक में उसी में आगे और पढ़ेंगे, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तब उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। यानी इसलिए जिसको हम कहते हैं आनुपातिकता की प्रमेय, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आनुपातिकता की प्रमेय, या जिसको हम थेल्स का भी प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय से क्या हो जाएगा? आनुपातिकता की प्रमेय से आपका ये हो जाएगा ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपॉन आई सी। ये आपका बन रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी एक समीकरण आपको मिल गया इन दोनों त्रिभुजों को लेकर ओ ओ डैश सी और आई आई डैश सी से। पुनः इसी प्रकार हम लेंगे, पुनः इसी प्रकार अब की बार त्रिभुज लेंगे, इधर का त्रिभुज ले लेंगे बड़ा वाला, एक आपका हो जाएगा ए एन एफ और आपका दूसरा हो जाएगा आई डैश आई एफ। ए एन एफ तथा आई डैश त्रिभुज आपका हो जाएगा आई डैश आई एफ में। सेम टू सेम कंडीशन वही यहां भी लगेगा।
देखिए ये कोण 90 है और ये कोण 90 है, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये पूरी प्रक्रिया हम नहीं लिख रहे हैं कि ये समरूप किस प्रकार से होंगे, यानी हम डायरेक्ट कह देते हैं कि इसलिए एंगल समरूपता से, किसी को अगर इसमें कोई समस्या होगा कि किस प्रकार से समरूप है तो ये जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और समरूपता की भी वीडियो आपको आगे प्राप्त होगी जब आपको गणित पढ़ाया जाएगा, तब उसमें गणित के टॉपिक में ट्रायंगल में समरूपता के बारे में बताया जाएगा। एंगल समरूपता से ट्रायंगल आपका क्या है ANF और सिमिलर होगा ट्रायंगल I'IF। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं AN बटे II डैश इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपका हो जाएगा NF और बटे आपका हो जाएगा IF। ये आपका हो गया। अभी हम इसको दूसरा समीकरण नहीं लेते हैं, यहीं से आपको 2 पॉइंट्स केवल याद रखने हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसका पहला पॉइंट क्या है, चूंकि O डैश A इज पैरेलल OP, O डैश A जो रेखा है वो OP के क्या है समांतर, और दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो लंब खींचे जाते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, यानी ये भी लंब है और AN भी लंब है। तो इस केस में हम कह सकते हैं अगर ये समांतर हैं तो इसलिए आपका क्या मिलेगा पॉइंट, आपको ये मिलेगा AN बराबर होगा OO डैश के। अगर ऐसा हुआ तो हम AN की जगह पे OO डैश लिख सकते हैं, यानी इसलिए OO डैश अपॉन II डैश इज इक्वल टू NF अपॉन IF। थोड़ा सा ये पहला केस हुआ। सेकंड केस क्या होगा, दूसरी शर्त आपका जो है इसमें आपको यही ध्यान रखना है, कल वाले भी जो है एग्जांपल मैंने इसके पहले वाले में भी बताया गया था जब सूत्र पढ़े थे, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, अगर दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है तो उस केस में A जो है आपका टेंड्स टू P, या यूं कह सकते हैं ये आपका सीधा लगभग सीधा हो जाएगा, तब इस केस में ये N जो है वो P की तरफ अग्रसित हो जाएगा। यानी इस स्थिति में जब N P पर पहुंच जाएगा तो जो NF है वही PF के इक्वल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं NF जो NF है यानी PN जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी यहां हम लिख दें इसलिए PN अग्रसित होगा 0 की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा NF बराबर PF हो जाएगा लगभग में। NF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के, यानी आप यहां लगभग लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो NF की जगह पे हम PF रख सकते हैं, यानी OO डैश अपॉन II डैश इज इक्वल टू, यहां NF की जगह पे PF और बटे IF। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। आपका यहां बना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फिर आपका बना है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलता है, अगर देखा जाए तो इनका एक पक्ष बराबर है OO डैश II डैश, तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी कुल मिला के हम लिख सकते हैं OC अपॉन IC इज इक्वल टू, यहां पे आपका हो जाएगा PF बटे IF। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, कभी भी जो डिस्टेंस हमने बताया है, जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करने हैं वो P से मेजर करने, यानी इन सभी को इस प्रकार से तोड़ना है कि सभी के साथ P अटैच होकर आ जाए। तो OC ये आपका OC है, अगर हम इसको P के साथ रखना चाहेंगे तो OP में से हम CP को घटाएंगे। OC आपका इतना है, अगर OP पूरे में से हम PC को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, OC मिल जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं OP और माइनस CP, OP माइनस CP। इसी प्रकार से IC जो है ये है, इसको हम लिख सकते हैं CP और माइनस IP,
Cp माइनस Ip। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी आपका हो जाएगा Pf। Pf से पहले इसके साथ F जुड़ा हुआ है तो इसको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। If आपका यहाँ पे है और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो Ip और माइनस Fp ये आपका हो जाएगा। अब सारे डिस्टेंस आपके जो है लगभग P से मेजर हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो इसमें P आया है, इसमें भी P है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी सारे डिस्टेंस को हमने कहां से मेजर कर लिया? P से। अब इनकी वैल्यूज हम रखेंगे। वैल्यूज क्या है? O से लेकर P तक का डिस्टेंस, O से लेकर P तक का डिस्टेंस यानी OO डैश वस्तु है तो O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो वस्तु की दूरी आपने यहाँ रिप्रेजेंट किया है जिसको हम U से लिखेंगे। और कभी भी ये ध्यान रखिए आपतित किरण यानी यूं कहें कि वस्तु की ओर की जो भी डिस्टेंस है, आपतित किरण इधर आ रही है वो उसके विपरीत यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी दूरियां मापेंगे वो नेगेटिव और आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरियां मापेंगे वो पॉजिटिव, लेकिन कहां से? ध्रुव से लेकर। तो आते हैं यहां हम कह सकते हैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम माप रहे हैं या यूं कहें हम वस्तु की ओर की दूरियां माप रहे हैं। तो वस्तु की ओर की दूरियां जब भी हम मापेंगे तो माइनस के साथ रखेंगे, यानी यहाँ पे जो OP की वैल्यू हमने लिया था वो U है, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम U ना रख के माइनस U रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम वस्तु की ओर की दूरियां ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रखेंगे माइनस U और माइनस Cp, सारे डिस्टेंस इधर ही है। Cp का मतलब है R, तो यानी माइनस एक पहले से है और हम फिर रखेंगे माइनस R अपान वही चीज यहां भी हो जाएगा माइनस R और माइनस Ip, I से लेकर P तक की वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये माइनस V हो जाएगा। इसी प्रकार से P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा माइनस F और फिर आपका Ip का हो जाएगा माइनस V और माइनस Fp का हो जाएगा माइनस, यानी एक और माइनस आपका रहेगा माइनस F। तो सारे वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस U प्लस R माइनस R प्लस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। एक आपने फार्मूला पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दोगुना यानी R इज इक्वल टू 2f। तो यानी हम R की जगह पे क्या रख सकते हैं? 2f। तो यहां से आपका हो जाएगा माइनस U प्लस 2f अपॉन माइनस R प्लस सॉरी माइनस 2f और प्लस कितना आपका V बराबर माइनस f माइनस V प्लस f। अगर हम तिरछा गुणा कराएं तो यहां से आपका माइनस U और माइनस V ये हो जाएगा प्लस UV, माइनस V के साथ इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2VF और फिर F का गुणा कराएंगे माइनस UF और ये हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा 2F स्क्वायर और माइनस VF। सारा कैलकुलेशन हो गया। अगर देखा जाए तो 2F स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, दोनों पॉजिटिव में है, कैंसिल हो जाएंगे। इधर हम केवल रखेंगे UV को और बाकी सबको हम उधर ले जाएंगे, माने इधर माइनस 2VF है उधर जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा प्लस 2VF हो जाएगा, यानी पहले हम UF को ले जाते हैं ये प्लस UF हो गया और माइनस 2VF को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2VF और एक माइनस VF पहले से है, VF में से ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा UV बराबर UF और फिर प्लस VF अगर घटाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अंतिम जो है लाइन में होगा कि दोनों पक्षों में UVF यानी U इंटू V इंटू F से भाग करने पर अगर हम भाग कर देते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा UV अपान UVF बराबर UF अपान UVF प्लस VF अपान UVF ये हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ से UV के साथ UV कैंसिल, UF के साथ आपका UF कैंसिल और VF के साथ VF कैंसिल,
क्या आपका बच रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे बच रहा है आपका, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है यानी 1 बच रहा है और नीचे यक बच रहा है, और बराबर यहाँ पे आपका 1 बच रहा है और यहाँ पे v बच रहा है और प्लस यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ पे u बच रहा है। यानी आपको ये जो है दर्पण का सूत्र मिल गया 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। तो आप इसमें एक बार फिर से इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे रखा गया है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है, आपको जब वस्तु को आप रखेंगे तो किरणें आएंगी तो कई ट्रायंगल मिलेंगे। मोस्टली अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के ट्रायंगल मिलेंगे, जिनको हमको दो को समरूप दिखाना है। स्टार्टिंग के 2 ट्रायंगल आप समरूप दिखा दीजिए और लास्ट के 2 ट्रायंगल आप समरूप दिखा दीजिए। अगर ऐसा होता है तो समरूपता के नियम से यानी थेल्स के प्रमेय से उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, और अगर संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी तो हमको 2 इक्वेशन मिलेंगे। उन इक्वेशन को आगे हम बढ़ाएं तो हमको 2 रूल और लगाने हैं। पहला है पैरेलल का रूल, यानी अगर समांतर है ये वाला, और दूसरा है दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है। ये नई बात है तो इसको ध्यान में रखिएगा। पैरेलल आपका मैथमेटिकल पार्ट है तो यहाँ आपको जो है मिल ही जाएगा, लेकिन ये आपका जो है यहाँ एक नया रूल है कि दर्पण का द्वारक छोटा है तो n जो है p के करीब होगा, यानी इस स्थिति में fp और fn इक्वल होगा। तो ये आपको एक रूल लगाना है जिससे आपको एक समीकरण मिलेगा। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे इक्वल रखकर, और वैल्यू जब रखेंगे, वैल्यू रखते समय ध्यान रखिएगा हम वस्तु के और की दूरियां रख रहे हैं, यानी विपरीत, किसके विपरीत, जो किरणें आ रही है उसके विपरीत दिशा में अगर हम रखेंगे दूरियां तो सारी दूरियां नेगेटिव, और जब रख के हम सॉल्व करेंगे लास्ट में u v f से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। तो ये था आपका अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अब आते हैं उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन पढ़ेंगे। पूरा का पूरा केस वही है, थोड़ी सी कुछ बातें यहाँ पे चेंज हो जानी है। लगभग अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाए तो आपका पूरा का पूरा यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ये लगभग यहाँ तक आपको वही चीजें मिलेंगी जो आपको उत्तल अवतल दर्पण में मिला है। यानी पूरा का पूरा यही लैंग्वेज उठा के रख दीजिए और खाली यहाँ से आप थोड़ी सी चेंज कर दीजिए तो आपको दूसरा मिल जाएगा। तो आइए दूसरे कोई फार्मूले को देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र क्या बनेगा, सेम टू सेम वही फार्मूला है, बस केवल हमारा दर्पण अब की बार चेंज हो जाना है। और अब की बार दर्पण है ये उत्तल, यानी दबे हुए तल पर लेप और उभरे हुए तल से परावर्तन। एक वस्तु है o डैश, जहां से पैरेलल रेज आती है और ये कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से, सॉरी ये मुख्य फोकस से जाएगी नहीं, जाती हुई लौटती हुई प्रतीत होगी। ये मुख्य फोकस से लौटती हुई प्रतीत होगी क्योंकि ये दर्पण परावर्तक इधर ही है तो ये इधर ही लौट जाएंगी। और कहां से, मुख्य फोकस से। दूसरी रेस जो इसके इस प्रकार से जाएंगी, किस तरफ जाएंगी, इसके वक्रता केंद्र की तरफ, और उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाएंगी। ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट। यहां आपका इमेज बनेगा आई एंड आई डैश। एक हम यहां से लंब डालेंगे जिसको हम एन के रूप में लिखेंगे। सारा का सारा लैंग्वेज वही है। वस्तु की दूरी ये आपका हो जाएगा P से लेकर U। प्रतिबिंब आपका यहां पे बन रहा है जिसको हम लिख देंगे V। उसी के बगल में फोकस दूरी है F लिख देंगे, और ये आपका वक्रता त्रिज्या है R लिख देंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज वही रहेगा। लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है कि माना एक वस्तु ओ डैश किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। अब इसमें भी वही हम ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल क्या लिए थे, ध्यान रहे, लैंग्वेज याद कर लीजिए, ओ डैश सी,
योम ट्रायंगल आई आई डैश सी। बिना देखे हुए आप वही पूरा का पूरा, अगर नाम ऐसे लिखते हैं तो आप पूरा का पूरा वही लिखते जाइए। ऐसा अगर हुआ समरूप है, हम यहाँ डायरेक्ट समरूप लिखते हैं और आप यहाँ समरूप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से समरूप है। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, सी का एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि इसलिए ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपॉन आई सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः हम अब की बार लेंगे त्रिभुज, अब की बार आपका हो जाएगा ए एन एफ व आई आई डैश सॉरी आई डैश आई एफ। पिछली बार भी ये लिया गया था ए एन एफ व आई डैश आई एफ, और ये दोनों आपका जो है ये भी उसी प्रकार से ये 90 और ये 90 और ये दोनों में कॉमन, यानी ये भी एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए एन अपॉन आई डैश या आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। ये आपका हो गया। फिर इसके आगे जो आपका रूल लगा था, रूल क्या था, ओ डैश ए इज पैरेलल ओसी या ओपी आप ये कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि एन जो है वो बराबर है किसके, ओ ओ डैश के। अगर एन ओ ओ डैश के बराबर है तो यहां पे लिखा जा सकता है एन की जगह पे ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। दूसरा केस, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी उस स्थिति में एन एफ पी एफ के बराबर होगा, तो इसलिए आपका हो जाएगा ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान रहे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का तुलना यहाँ पे हम कराते हैं, तो एक पक्ष आपका बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये आपका ओसी अपॉन आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ। ये आपका हो गया, तुलना कराने पर मिला। यहां तक का लैंग्वेज पूरा का पूरा आपका जो अवतल दर्पण के लिए था आप मिला लीजिए, आपको एक भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं मिलेगा, यानी आपको एकदम यहाँ पे रट लेना है कि जो हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था, अगर मान लीजिए आपको समझ में कम आ रहा है तो आप पूरा लैंग्वेज रट लीजिए। अवतल दर्पण का अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ तक का लैंग्वेज वही उठा के आप पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ समझ लेना है हम किस प्रकार से तोड़ेंगे। तो हमको जो चीजें मिली हैं ओसी अपॉन आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ, थोड़ी देर पहले हमने बताया था। सारे डिस्टेंस मेजर किए जाने हैं पी से, यानी सबको इस प्रकार से तोड़ना है कि पी उसमें आ जाए। तो ओसी को अगर हम तोड़ेंगे, यहां से देखिए ओ से लेकर सी तक क्या है, यहाँ P है, तो इसको हम OP प्लस PC, OP प्लस PC को अगर हम जोड़ दें तो OC मिल जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं OC को OP प्लस PC। देखिए दोनों में P आ गया, डिस्टेंस P से ही मेजर किए जाने हैं। फिर IC आपका ये है, अगर इसको तोड़ा जाए तो हम इसको PC और माइनस IP लिख सकते हैं, सॉरी PC आपका ये है IC, हाँ तो PC माइनस I के साथ P आ जाएगा। ये हो गया आपका PF, पहले से ऑलरेडी इसमें P है, इसको तोड़ना नहीं है। IF को अगर हम तोड़ना चाहें, ये आपका IF है, तो आपका PF माइनस IP, तो ये आपका तोड़ा जा चुका है, सभी में लगभग P आ गया है। अब हम वैल्यू रखेंगे, ध्यान रहे जो वैल्यू उसमें जिस प्रकार से रखे थे, वस्तु की ओर की दूरियां ऋणात्मक और वस्तु के दूसरी तरफ की दूरियां, यानी मतलब दर्पण जो है उसके एक तरफ वस्तु होगा, दूसरी तरफ लेप लगा होगा, तो वस्तु की ओर की दूरी नेगेटिव और लेपित तल की ओर की दूरी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। या यूं कहें कि जिधर से किरणें आ रही हैं, अगर हम उसी दिशा में दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव, और जिधर से किरणें आ रही है उसकी उल्टी दिशा में दूरी नापेंगे तो नेगेटिव। देखिए किरणें इधर से आ रही है बाईं ओर से,
हमेशा बाईं ओर से ही किरण डाली जाएंगी। आपको आगे रूल बताया जाएगा इसमें, इसके जब चिन्ह परिपाटी बताया जाएगा तो इसमें बताया जाएगा। तो बाईं ओर से किरणें आ रही हैं, यानी इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से है। तो इस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस हम P से मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव रखेंगे, यानी P से जो हम इधर की डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, क्योंकि ये किरण की दिशा है। और अगर हम P से इधर का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये किरण के विपरीत हो गया, और तब हम वो क्या करेंगे, नेगेटिव मापेंगे। तो यहां से OP को हम क्या रखेंगे, U, लेकिन हम किरण के विपरीत जा रहे हैं तो हम -U रखेंगे, यानी किरण की दिशा के विपरीत है -U, प्लस P से लेकर C किरण की दिशा या लेपित तल की दिशा, तो ये PC आपका हो जाएगा P से लेकर C तक का स्मॉल r, और अपॉन फिर P से लेकर C तक का स्मॉल r माइनस I से लेकर P तक का V हो जाएगा, P से लेकर F तक का F हो जाएगा, फिर P से F का F हो जाएगा, माइनस I से लेकर P तक का V हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कराएं यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा, पहले हम r को तोड़ लेते हैं, यानी आपने पढ़ा है चूंकि r बराबर 2f, तो यहाँ पे 2f हो जाएगा, यानी -u प्लस 2f और 2f माइनस v f और f माइनस v। यहां से अगर हम तिरछा गुणा कराएं तो -uf और प्लस uv प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2vf और बराबर आपका हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस vf। यहां से 2f स्क्वायर के साथ 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका uv को हम इधर छोड़ते हैं, बाकी पद को हम उधर ले जाते हैं, माने हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -uf जाएगा उधर तो प्लस uf हो जाएगा, और फिर -2vf जाएगा तो प्लस 2vf हो जाएगा, और ये -vf ऑलरेडी यहाँ है। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो uv बराबर हो जाएगा uf, और इसमें से घटाएंगे तो vf आ जाएगा। सबसे लास्ट स्थिति, दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में uvf से भाग कर देते हैं तो आपका ये मिलेगा ub अपान uvf और बराबर uf अपान uvf प्लस vf अपान uvf। यहां से ub के साथ ub कैंसिल, uf के साथ uf कैंसिल, vf के साथ vf कैंसिल, बचा 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। ये था आपका उत्तल दर्पण। ये चीज यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आपका उत्तल होना चाहिए उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का इसके पहले पढ़े हैं, और ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण। तो ये था आपका उत्तल एवं अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। सूत्र को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इस टॉपिक में मोस्टली क्वेश्चन इसी फार्मूले पे आपको लगाने के लिए मिलेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक बार फिर से जान लीजिए f क्या है, फोकस दूरी जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी है, v क्या है जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी, u क्या है जो वस्तु है उसकी दूरी। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय और भी ध्यान रखा जाता है, हमेशा वस्तु की दूरियां नेगेटिव होती है, यानी जो वस्तु होता है वो बाईं ओर ही रखा जाता है और वहां की दूरियां हमेशा ऋणात्मक रूप में ली जाती हैं। तो आगे हम डेरिवेशन की बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका दर्पण के लिए सूत्र। अब इसके बाद आपको आवर्धन का सूत्र पढ़ाया जाएगा और इसके बाद फिर आपको अंकित प्रश्न के बारे में बताया जाएगा।